दुनिया के कोई ऐसे माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए और उनके आने वाले कल के लिए जो होता है दिन रात कड़ी मेहनत ना करें। सोचते हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे खुद जो होते हैं अपने ही रास्ते पर चल पड़ेंगे और इसी फिराक में घर परिवार वाले भी लगे रहते हैं। लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं तो अपना फ़ैसला खुद लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में खुद परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन इतनी परेशानी खड़ी हो जाती ना कि उनकी वजह से उनका पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में ना सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिसकी वजह से एक बच्ची इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई पहुंचती है ना, इसको सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बार चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है ना, यह घटना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है धार ज़िला, और उसी का जाना माना एक इलाका पड़ता है मांडू। मैं बात कर रहा हूँ 6 फरवरी 2020 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। तो उसी मांडू के इलाके के पास पड़ता ना तीरवा, वहीं के अजय सिंह रहने वाले होते हैं। तो अजय सिंह जो होता है शाम के टाइम मौके पर ना उसी इलाके से गुजर रहे होते हैं। तो वहाँ पर ना एक 7 घाट पुलिया पड़ता है। उसी 7 घाट पुलिया पे मौके पर खड़े हो जाते हैं। उनकी नज़र वही किनारे पर घूम तो पड़ती है, क्योंकि सूखी नदी होती है। सूखी नदी के किनारे काफ़ी सारे पत्थर होते हैं। उसी पत्थर में देखते हैं कि एक युवती की डेड बॉडी पड़ी हुई है, काफ़ी खून से लथपथ अवस्था में होते हैं। और जैसे अजय इस तरह नज़ारा देखने के बाद तुरंत ही वही जो होता ना आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। आवाज़ लगाने की वजह से उस इलाके में जितने भी मौके पर मौजूद लोग होते हैं ना, सभी लोग अजय के पास पहुंच जाते हैं। और जब अजय के पास पहुंच जाते हैं तो वह भी वही नज़ारा देखते हैं। एक बार तुरंत जो होता ना अजय सिंह अपने नज़दीकी पुलिस थाने मांडू में फ़ोन कर देते हैं। मांडू के थाना प्रभारी होते हैं जयराज सोलंकी। और जयराज सोलंकी जैसे खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। काफ़ी लोगों को, बड़े अधिकारियों को भी खबर कर देते हैं। तुरंत ही 7 घाट पुलिया घटना पर पहुँचते हैं। देखते कि वहाँ पर काफ़ी लोगों का पहले से ही जमावड़ा लगा हुआ है। और जब उस पुलिया के नीचे उतरते हैं ना, तो जो सूखी नदी के साइड में काफ़ी सारे पत्थर होते हैं ना, उसी में युवती का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। तुरंत ही थाना प्रभारी जयराज सोलंकी जैसे डेड बॉडी को देखने के बाद उस युवती का उम्र का अंदाज़ा लगा बैठते कि हो सकता है इस युवती का उम्र लगभग 16 से 18 साल के बीच हो। उस युवती के बॉडी को जो होता है वहीं पलट कर देखना शुरू कर देते हैं। देखते हैं कि उसके गले पर काफ़ी गहरे घाव पड़े हैं। घाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह होंगे, इसी वजह से इस युवती की मौत हो गई है। लेकिन जो कपड़े होते हैं उस युवती का एक स्कूली ड्रेस होता है और स्वेटर भी पहना हुआ होता है। पुलिस तुरंत अंदाज़ा लगा सकती है कि हो सकता है युवती जो होती ना यही किसी कॉलेज की पढ़ने वाली एक छात्रा हो, जो पढ़ने के लिए निकली हो, लेकिन शाम के टाइम किसी के बहलाए फुसलाने की वजह से यहाँ पर आ गई हो। लेकिन पुलिस जब उस घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करती ना, तो वहाँ पर कोई भी ब्लड के एंड सैंपल नहीं मिलते। तभी पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है कि इस व्यक्ति का लग रहा कहीं और जगह पर घटना को अंजाम दिया गया और लाकर यहाँ पर बॉडी को डंप कर दिया गया है। पुलिस जो थी वहाँ पर खड़े जितने भी लोग होते ना, मौके पर आए हुए व्यक्ति, उनसे पूछताछ शुरू करती है कि क्या इस युवती के बारे में कोई जानता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं सब उस युवती को पहचानने से इनकार कर जाते हैं। जब इनकार कर जाते हैं, पुलिस की जो टीम होती है उसी समय उस युवती का फ़ोटो खींचती है। फ़ोटो खींचने के बाद अपने जितने भी नज़दीकी जिलेवाई थाने होते हैं ना, सब में उस युवती का फ़ोटो सर्कुलेट करवा देती है। साथ में बता देती है कहीं पर अगर कोई युवती लगभग 17 से 19 साल के बीच अगर गुमशुदा हो या कहीं चली गई हो तो तुरंत हमको इस चीज़ की खबर दी जाए और इस युवती का पहचान किया जाए। अब थाना प्रभारी जो होते हैं जयराज तुरंत ही वहाँ जो होते हैं ना अपने दल बल टीम के साथ उस घटनास्थल का दोबारा सा निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद वही मौके पर ना एएसपी भी आ जाते हैं। जब आते हैं दोनों मिलकर उस बॉडी को दोबारा जांच पड़ताल कर लेते हैं। कुछ अनहोनी का उनको शंका होने लगता है, और जब शंका होने लगता है इसी बीच तुरंत ही जांच पड़ताल करके अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल धार जिले में भेजवा देते हैं। अब पुलिस जो होती है अभी इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए तुरंत जो होती है थाने लौट आती है। थाने पुलिस जो होती है इस केस का खुलासा करने के लिए सबसे पहले टीमों का इकट्ठा करती है। जब काफ़ी टीम इकट्ठा हो जाती है, सभी जो होते हैं ना इस केस के खुलासे के लिए भी लग जाते हैं। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है कि जल्द इस युवती का शिनाख्त हो जाए। तभी जो होता ना 7 फरवरी 2020 का दिन होता है, वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच
वहाँ सीआरपी एक नए जवान होते हैं, उसी समय थाने पहुँच जाते हैं। और जब थाने पहुँच जाते कहने लग जाते कि साहब हमने ना कल यानी कि 6 फरवरी 2020 को ही जो बागड़ी फाटा ना, उसी के पास पेट्रोल पंप पड़ता है। मौके पर वहीं पर हम अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे होते हैं। उसी बीच एक जो होता ना कार आती है, और जब कार आती है तो कार वाले जो व्यक्ति होता है ना ड्राइवर, उतर के पेट्रोल पंप के मालिक से तुरंत ही बोल देता है हमारी गाड़ी में 1000 का डीजल डाला जाए। अब वह तुरंत ही उस गाड़ी में डीजल डालना शुरू कर देता है। लेकिन जो कार होता है उसी कार में एक लड़की की पीटने की आवाज़ आ रही होती है। हमें शंका हो जाता ज़रूर इस गाड़ी में कुछ मामला गंभीर है। लेकिन जैसे वह व्यक्ति हमें देखते ना, देखने के बाद तुरंत ही ड्राइवर जो था पैसे छोड़कर अपना उसी गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी गाड़ी लेकर फरार होता है। लेकिन हम अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं, काफ़ी दूर दौड़ाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का कहीं अता पता नहीं चलता। अब पुलिस जैसी बस इतना खबर पाती है कि बागड़ी पे ही पेट्रोल पंप पे एक कार आई थी, उसमें युवती का इस तरह के हश्र हो रहे थे। पुलिस को बस इतनी सुराग जब मिलती है, पुलिस की जो टीम होती है ना, अब उसी दिन जाती है बागड़ी फाटक के पेट्रोल पंप के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को तुरंत ही पुलिस देखना शुरू कर देती है। और जब देखने लग जाती है तो उसी में जो होता है ना एक कार दिखाई देता है, लेकिन उस कार का नंबर नहीं दिखाई देता। लेकिन पुलिस के हाथ वहाँ कोई क्रू नहीं लगता। पुलिस अपने थाने लौटाती। थाने लौटाने के बाद पुलिस इस केस का खुलासा करने के लिए मुखबिरों को लगा देती ताकि जल्द जल्द उस युवती के बारे में पता चल सकें। पुलिस काफ़ी मेहनत करती है। पुलिस को इस युवती का जो था शिनाख्त करने के लिए पुलिस के सामने एक चैलेंज सा बन जाता है। आखिर यह चैलेंज इतना भारी पड़ जाता है कि पुलिस इसको झेलने के लिए काफ़ी टीमों को इकट्ठा कर लेती है। और जब इकट्ठा हो जाते सभी लोग इस युवती की तलाशी करने के लिए गांव-गांव और इलाकों में छानबीन करना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं लड़की गुमशुदा की नहीं, और कहीं कोई लड़की बिना बताए अपना घर छोड़कर चली तो नहीं गई। अब पुलिस जब इसी दिशा में जाँच पड़ताल करना शुरू कर देती ना, लेकिन तब भी पुलिस के हाथ कोई क्रू नहीं लगता। लगभग ऐसे जांच पड़ताल करते करते 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता ना, तभी 11 फरवरी 2020 का दिन होता है। और जब 20 का दिन होता है उसी बीच अब वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं ना, जयराज के सामने वहाँ के एसपी बैठे होते हैं, कुछ मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वह कह बैठते हैं क्यों ना चले जितने भी उस इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगे ना, चाहे 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के अंदर जितने भी हो, सबका सीसीटीवी फुटेज दोबारा देखा जाए और इस जो था कार के बारे में जांच पड़ताल किया जाए। अब पुलिस जो थी उस कार के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए अपनी टीम लगा देती है। पुलिस की टीम जाती है उस एरिया और उस रास्ते में जितने भी सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे होते हैं ना, सबको अपने जो होता है कस्टडी में लेती है। उनका जो होता है वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। लगभग पूरा दिन बीत जाता है। जब बीत जाता है पुलिस के सामने एक जो होता है काफ़ी चौंकाने वाला कार निकल के आता है। वह कार जो होता है बागड़ी फाटा के पास जो पेट्रोल पंप होता है ना, उसी कार से और उस कार का नंबर मैच कर जाता है। और जब मैच कर जाता लास्ट के 2 नंबर पुलिस के सामने एक सबूत बन के तौर पर आ जाते हैं। पुलिस जो होती है अब उसी नंबर को जांच पड़ताल के लिए ना कार के मालिक को खबर देती है। कार के जो मालिक होते हैं उस नंबर का डिटेल और कार से जानने के लिए जो होता है लगभग 250 कारों का नंबर 1 से मैच हो जाता है। लेकिन उसी कार में सबसे जो होता खास एक नंबर और आ जाता है। और पुलिस को जो होती है ना उस कार के मालिक के बारे में पता चल जाता है। पता लगता है उस कार का जो मेन मालिक है ना, इंदौर के रहने वाले मंगी लाल हैं। पुलिस तुरंत ही मंगी लाल के पास जाती है। पुलिस जब मंगी लाल से पूछने लग जाती है ना उस कार के बारे में, मंगी लाल कहने लग जाते कि साहब हमारा एक बेटा है ऋषभ, और ऋषभ का एक करीबी दोस्त है मुकेश, जो पटेलियापुरा का रहने वाला है। मुकेश जो था हमारे बेटे के पास 5 फरवरी 2020 को ही सुबह सुबह आता है, हमारे बेटे से ही उसका कार मांग लेता है। और जब कार मांग लेता तो हमारा जो बेटा होता ना मुकेश को कार दे देता है। लेकिन मुकेश के साथ उसका कोई एक अपना करीबी दोस्त होता है जिसका नाम उसने हमें खुद बताया था कि पृथ्वीराज चौहान है। मुकेश जो था खुद कार चलाना नहीं जानता था, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ पर ड्राइवर के तौर पर रख लेता है। और पुलिस को जैसे बस इतना क्रू मिलता ना, क्रू मिलने के बाद जो था उसी समय मंगी लाल से ही ना मुकेश और साथ में पृथ्वीराज का दोनों का मोबाइल नंबर ले लेती है। उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करती है और जब कॉल कर देती है उनका मोबाइल नंबर जो था उस समय बंद बता देता है, जिससे पुलिस को काफ़ी अचंभा सा लगता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी समय दोनों के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है और साथ में घटना वाले दिन का ही पूरा लोकेशन जो था घटना वाले स्थान का और साथ में उनका भी लोकेशन निकलवा लेती है ताकि पता चल सके घटना वाली रात और घटना वाले दिन वह दोनों कहाँ थे। जब पुलिस घटना वाले दिन का और लोकेशन के तहत जो होता है पूरी जांच पड़ताल करती है ना, पता चल जाता है मुकेश और पृथ्वीराज जो होते हैं यानी कि
5 फरवरी 2020 को ही शाम के टाइम जो होता ना 7 घाट पुलिया के पास उन दोनों का मोबाइल का लोकेशन दिखा रहा होता है। बस पुलिस को जैसे बस इतना क्रू मिलती है ना, क्रू मिलने के बाद पुलिस की जो टीम होती है ना, सबसे पहले पटेलिया गांव पहुंचती है। लेकिन कुछ खबरी को वहां पर भेज दिया जाता है ताकि पता चल सके मुकेश इस समय घर पर है कि नहीं है। खबरी जाते हैं गांव में, पहुंचते पटेलिया गांव में तो पता चलता मुकेश और पृथ्वीराज दोनों गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। लेकिन खबरी जो होते पटेलिया गांव से कुछ चौंकाने वाली खबर पुलिस के सामने लाकर रखते हैं। और जब रखते हैं वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं ना, जयराज सोलंकी के कानों में जब यह खबर पहुँचाते हैं तो पता लगता है कि मुकेश का एक अपना चचेरा भाई है, ईश्वर पटेल। ईश्वर पटेल की एक अपनी बेटी है रोशनी, जिसका काल्पनिक नाम है, जिसकी उम्र लगभग वही 18 से 19 साल के बीच है। रोशनी जो होती है 7 फरवरी से अपने घर से कहीं लापता है। लेकिन उसके जो पिता होते हैं ना, ईश्वर चंद, इस चीज़ की जानकारी पुलिस थाने में अभी तक नहीं दिए है। बस पुलिस को जैसे ही खबरियों के द्वारा इतना क्रू मिलता है ना, तो पुलिस का जो शंका होता है मुकेश की चचेरे भाई ईश्वर जाट की बेटी रोशनी पर टिक जाता है कि यही रोशनी हो सकती है। उस घटना स्थल पर मौजूद उसकी बॉडी जो थी ना, वही हो गई। पुलिस तुरंत होती है जाती है, जाने के बाद गांव में पहुंच जाती है। और जब गांव में पहुंच जाती है ना, तो उसी गांव में ईश्वर पटेल मौजूद होते हैं। पुलिस उनको जो था तुरंत ही अपने कस्टडी में लेती है। और जब कस्टडी थाने में लाती ना, तो पुलिस सबसे पहले उनको ले जाती है सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में। और जब मोर्चरी में ले जाती वहीं पर डेड बॉडी को जैसे ही पुलिस दिखाती ना, तुरंत ही वहीं पर दहाड़े मार कर ईश्वर पटेल चीखना चिल्लाना शुरू कर देते, कहने लग जाते कि साहब यह तो हमारी बेटी है और यह 7 फरवरी से ही घर से लापता। हमने अपनी बेटी का काफ़ी ज़्यादा खोजबीन किया। पुलिस वहाँ से उनको लेकर तुरंत ही थाने लौट आती है। और जब थाने लौट आती है ना, पुलिस की टीम उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। अपने अंदाज में जब पूछताछ शुरू कर देती है, सबसे पहले पुलिस उनसे एक जवाब करती है कि आखिर आप बता दीजिए ना कि अगर आपकी बेटी 7 फरवरी से घर से लापता है, आज यानी कि लगभग 13 फरवरी है, इतने दिन आपकी बेटी कहाँ थी? अगर आपकी बेटी इतने दिन घर से लापता थी, इसकी मुकदमा आपने खुद आकर थाने में क्यों नहीं दर्ज करवाया? और जैसे आप बात पुलिस जो थी इधर ईश्वर पटेल के सामने कहती ना, ईश्वर पटेल का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उतर सा जाता है। और पुलिस जैसे उनका चेहरा देखते पूरा अंदाज़ा भांप जाते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ खबरें लगे होते हैं, इधर जाकर मुकेश और साथ में पृथ्वीराज चौहान को कस्टडी में लेने के लिए लगे हुए होते हैं। तभी कुछ खबरियों के द्वारा पता चलता है ना, किसी बभनापुरा जो चौराहा है ना, उसी चौराहे पर ये दोनों मौके पर भागने के फिराक में पड़े हुए हैं। और जैसे पुलिस पता पाती है, 14 फरवरी 2020 का दिन होता है, उसी दिन शाम का टाइम होता है, तो पुलिस की जो टीम होती है तुरंत ही बभनापुरा चौराहे पर पहुंच जाती वहीं से पृथ्वीराज और साथ में मुकेश को अपने कस्टडी में लेती थाने लाती है। और जब थाने लाती है तो उसी अपने सामने जो होता है मुकेश और पृथ्वीराज जो होते हैं ना, ईश्वर पटेल को देखते हैं। देखने के बाद उनका जो चेहरा होता है पूरी तरह से उतर जाता है। वह समझ जाते हैं कि ईश्वर जाट ने लग रहा ना रोशनी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है, इसीलिए हमें इनकी पुलिस के सामने बच पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। और पुलिस के सामने जो होता है खड़े हो जाते हैं। अब तीनों जब खड़े होते पुलिस की जो होती टीम अब इनसे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो तीनों इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन पुलिस जब अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू कर देती ना, तो पुलिस के सामने पृथ्वीराज और ईश्वर पटेल और मुकेश तीनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन जो रोशनी की हत्या का जो जुर्म कबूल करते हैं, जो पुलिस के सामने कहानी बयां करते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। असल में इसी मध्य प्रदेश का जो धार जिला पड़ता ना, इसी के पास पटेलियापुरा एक जाना माना गांव भी पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं ईश्वर पटेल। उनकी थोड़ी बहुत खेती भी होती है, उनकी पत्नी भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं, जिसमें उनकी सबसे बड़ी जो बेटी होती है ना, वह होती है रोशनी। रोशनी जो होती है देखने में काफ़ी चंचल भी होती है, खूबसूरत भी होती है। लेकिन जैसे अपने जवानी की दहलीज पर पहुंचती है ना, उसी समय रोशनी के नखरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अपने ही पास एक स्कूल होता है, उसी स्कूल में जाकर 9वीं कक्षा में प्रवेश ले लेती है। और जब प्रवेश ले लेती है तो उसी बीच अपनी पढ़ाई होती है काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से करना शुरू कर देती है। अपने ही कक्षा में फर्स्ट नंबर लाती है, जिसकी वजह से ईश्वर पटेल अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जब खुश हो जाते हैं तो अपनी बेटी के तरक्की देखकर अपनी बेटी के ज़िंदगी संवारने के लिए जो होता है काफ़ी उनके सपने और बड़े हो जाते हैं। सोचने लगते हैं हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर जरूर बन जाए। और जो इधर ईश्वर पटेल अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जो काफ़ी मेहनत करते हैं, अपनी बेटी के जो थे उसी समय सपने सजोना शुरू कर देते हैं। लेकिन वक्त गुजरने लगता है। इसी बीच ज्योति जैसे ही इधर रोशनी अपनी ज्योति कैसे न तैसे कर हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेती है। जब पास कर लेती है इसी बीच जो होते हैं ना, ईश्वर पटेल अपनी बेटी का जो दाखिला होता है ना, वह जाकर नालच्छा के उत्कृष्ट विद्यालय में बढ़ावा की छात्रा के तौर पर करा देते हैं। और रोशनी जाकर वहाँ अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है, काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ाई शुरू कर देती है। इसी बीच रोशनी का जो मुलाकात होता है ना, रोशनी के एक खास रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं का एक बेटा होता है
करण, जिसकी उम्र होती है मात्र 21 साल के आसपास होता है। अब उस समय रोशनी की उम्र होती है लगभग 19 साल के आसपास होता है। करण जो होता है रोशनी के घर काफ़ी आना जाना लगा रखता है। आने जाने की वजह से रोशनी से काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाता है, जान पहचान भी बना लेता है। लेकिन इधर करण जो होता है धीरे धीरे रोशनी को भी चाहना शुरू कर देता है, क्योंकि रोशनी जो देखने में उसके सामने काफ़ी जो होती है शौक श्रृंगार करके जब खड़ी हो जाती है देखकर फिदा भी हो जाता है। करण जो होता है यही सपने अब रात दिन जो होता है रोशनी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अब रोशनी के लिए अपने दिल में जगह भी बना लेता है। रोशनी के लिए हिम्मत जुटाता है, क्यों ना जाकर अपने प्यार के इजहार रोशनी के सामने कर दिया जाए। रोशनी के घर भी जब भी जाता तो रोशनी से हंस खिलकर उसके घर में बात करता, लेकिन रोशनी उसके मन को भाप नहीं पाती। धीरे धीरे इधर करण का रोशनी के घर काफ़ी आना जाना बन जाता, आने जाने लगता है। इधर रोशनी जो थी धीरे धीरे अब करण के मन को भापना शुरू कर देती है कि रोशनी भी जान जाती है कि आखिर करण अब हमें चाहता है। लेकिन रोशनी की हिम्मत इतनी नहीं होती करण के सामने अपने प्यार का इजहार कैसे ना तैसे कर सके। लेकिन इधर जो होता है करण कैसे ना तैसे कर रोशनी का मोबाइल नंबर ले लेता है। जब मोबाइल नंबर ले लेता है तो उसी के मोबाइल नंबर पर एक दिन कॉल कर देता है। रात का टाइम होता है, जब कॉल करता है तुरंत ही अपने प्यार का इजहार कर लेता है। और जैसे ही करता रोशनी जो थी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। इसका करने के बाद दोनों से उसी दिन से मोबाइल पर बातें करना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच प्यार प्रसंग चल पड़ते हैं। लेकिन जब भी दोनों को कहीं मिलना होता तो अपने घर से निकल रोशनी बाहर गांव के बाहर खड़ी हो जाती है। वहीं पर करण आता, करण उसको बाइक बैठाता और दिन भर पूरे दिन कहीं ना कहीं इधर उधर घुमाते रहता। और ये घुमाने सिलसिला जो होता है बेधर इनका चलना शुरू हो जाता। और जब चलने लग जाता कभी होटल कभी पार्कों में जाते, लेकिन तब हाथ जब बढ़ जाता गाँव के बाहर एक गेहूँ का खेत होता, वहीं टिब्बिल होता है। उसी में रोशनी को बुलाता है और जब बुलाता है तो रोशनी जो होती है वहीं पहुँच जाती है और उसी के साथ मिलकर उसी गेहूँ के खेत में संबंध बना देती है। और जो संबंध का जो सिलसिला बेधड़क उसी की गेहूँ के खेत में आए दिन चलना शुरू हो जाता है। पटेलियापुरा जो होता है एक छोटा सा गांव होता है। काफ़ी लोग हर किसी व्यक्ति को जानते भी थे, लेकिन एक दिन उसी गांव का रहने वाले व्यक्ति जो होता है पटेलियापुरा का, वह जो होता ना रोशनी को उसी टेबल में जाते हुए देख लेता है। वह निगाह गड़ा हुए बैठा रहता, देखता है कि रोशनी के साथ जो होता है उसका रिश्तेदार कर्ण भी जा रहा है। वह मामला पूरा समझ जाता। वह तुरंत ही आके इसकी सूचना जो होता ना उसी समय ईश्वर पटेल को देता। पटेल को देता, वह समझ जाते कि हमारी बेटी जो गुल खिला रही ना हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए। लेकिन वह डायरेक्ट अपनी बेटी के सामने ना उसकी बात नहीं रख पाते। वह सोचते अपने बेटी को हम क्यों ना अपने आंखों के से देखें, और इसी फिराक में लगे रहते हैं। और जब लगे रहते हैं एक दिन ईश्वर पटेल के सामने वह नज़र आ जाता है। उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि हमारी बेटी जो गुल खिला रही है, जो हमें लोगों के द्वारा पता चला ना, वह पूरी तरह से सच है। लेकिन अपनी बेटी को डांट डपाटने के बाद सोचते क्यों ना अपनी बेटी का रिश्ता तय करवा दिया जाए। अब इसी फिराक में लगे रहते हैं। और जब लगे रहते हैं ना तो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। रिश्तेदारों को बुलाते हैं। लेकिन इधर जो होती ना रोशनी जब भी लड़के को देखती तो उनकी जो थी उस समय कहीं ना कहीं खोज निकाल देती है, जिसकी वजह से वह रिश्ता टूट जाता है। यह रिश्ता टूटते लगभग रोशनी के साथ होता है 1 साल का वक्त बीत जाता है। जब ईश्वर पटेल को लगने लगता है कि हमारी बेटी जो थी उस लड़के के प्यार पीछे पागल हो गई है, तो अपनी बेटी को जाकर ईश्वर पटेल समझाते हैं कि बेटी उस लड़की को साथ रहना छोड़ दो। लेकिन रोशनी जब अपने पिता के सामने जो होता है ना तुरंत ही अपने प्यार का इजहार वो अपने पिता के सामने रख देती, कहने लग जाती कि हम शादी करेंगे तो करण से ही करेंगे। उसी दिन उसी के पिता जो होते उसको काफ़ी डांट डपाट लगा देते। और जब लगा देते ना तीसरा जो होते उसके पिता रोशनी के ऊपर काफ़ी दवा मारते हैं। जब दवा मारते तुरंत ही एक नया रिश्ता आता है जो काफ़ी बड़े घराने का होता है, काफ़ी पहुँचा हुआ होता है। शायद दुनिया का कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो ऐसा रिश्ता पा सके। और ईश्वर पटेल जैसे रिश्ता पाते अपनी बेटी को बुलाते हैं और रिश्ते को दिखाते हैं। लेकिन उनकी जो बेटी होती है रोशनी उस रिश्ते को इनकार कर जाती है। तभी वह उसी दिन अब जो होता ना इधर ईश्वर पटेल को काफ़ी धक्का लगता है। उसी दिन से अपने बेटी को अपने घर से बाहर निकलना भी बंद करा देते हैं। लेकिन रोशनी कैसे ना तैसे करके मोबाइल से चोरी छिपे बात कर लेती है। रोशनी और इधर जो होता ना करण का मिलना जुलना दुश्वार हो जाता है। और जब दुश्वार हो जाता है इधर करण और रोशनी दोनों मिलकर जो होता ना भागने का प्लान बना लेते हैं। जब भागने का प्लान बना लेते हैं तो किसी के द्वारा जो होता है इसकी खबर आकर ईश्वर पटेल को लग जाता है। और जैसी खबर लगता है वो काफ़ी भन्ना आ जाते हैं कि आज हमारी बेटी हमारी नाक कटाने पर पूरी तरह से तुल गई है। तुरंत इसकी खबर जो होता है ईश्वर जाट अपने चचेरे भाई मुकेश को देते, कहने लग जाते कि ना हमें लग रहा हमें अपनी बेटी का ही हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद करना पड़ेगा और उसको अपने देश से अपने इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। मुकेश जो होता है जब यह बात सुनता है ना ईश्वर पटेल के मुँह से तुरंत ही ईश्वर पटेल के बातों में आ जाता है। उसी समय ईश्वर पटेल का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और तभी जो होता ना वही लगभग 5 फरवरी 2020 का दिन होता है। तो दोपहर का टाइम होता है। दोपहर के टाइम में ना होता है मुकेश अपने एक दोस्त के पास जाता है जो पृथ्वीराज होता है। उसी के पास पहुंचता है और उसकी सारी कहानी और सारी घटना के बारे में बता देता है, कैसे प्लान को अंजाम देता है। पृथ्वीराज मुकेश के साथ शामिल हो जाता है। शामिल होने के बाद पृथ्वीराज मुकेश को लेकर जो होता है ना उसी समय
ऋषभ के पास पहुंच जाता, उसका कार लेता। कार लेने के बाद तुरंत जो होता ना नलच्छा के ही उत्कृष्ट विद्यालय में जो होता ना वह जाकर रोशनी के स्कूल में दाखिल हो जाता है। जब दाखिल होता मुकेश तुरंत ही रोशनी को बुलाता है, रोशनी को साथ लेता है और उसकी एक अपनी सहेली होती है पिंकी को भी साथ लेता है। मुकेश दोनों को लाता, अपनी कार में बैठाता। कार में बैठाने के बाद पूरा दिन जो होता ना मांडू के इर्द गिर्द एरिया में रोशनी और साथ में पिंकी को घुमाता रहता है। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो उधर जो होता है पिंकी को उसके गांव के इलाके जो मार्केट होता है उसमें उतार देता है। अब इधर रोशनी अकेली हो जाती है। रोशनी जब देखती है गाड़ी जो होती है ना गाँव की दूसरी तरफ जा रही है, तुरंत ही अपने जो होते हैं चाचा मुकेश से कह बैठती है ना कि हमें अपने घर ले चलो। तो इसी बीच रोशनी को कुछ शंका होने लगता है। तभी मुकेश जो होता कह देता है कि हमें पता है तुम्हें ना करण से मिलने के लिए बेकरारी हो रही। जैसे इस बात को रोशनी अपने चाचा से सुनती ना उसको पूरा माजरा समझ में आ जाता कि आज हमारे साथ कुछ अनहोनी वाला है। और जब समझ जाते तुरंत ही अपने चाचा मुकेश से कह देती है चाचा जी एक बार अपना मोबाइल दे दो। अपना मोबाइल जो होते हैं मुकेश रोशनी को दे देते हैं। रोशनी तुरंत ही अपने पिता के पास फ़ोन करते लेकिन उसके पिता जो होते ना नानुकुर की बातें करते हैं। रोशनी भी समझ जाते कि इससे हमारे पिता पूरी तरह से मिले हुए हैं और तुरंत फ़ोन कर जाता है। रोशनी को अपने साथ लेता है। साथ लेने के बाद जो होता ना गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। और गाड़ी का जो मेन ड्राइवर होता ना पृथ्वीराज कार चलाते ना बागड़ी फाटा के पास पेट्रोल पंप पहुँचते हैं। और वहीं पर जो होता गाड़ी से उतर कर मुकेश जो होता अपनी गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए ना डीजल मालिक को 1000 रुपया देता है। लेकिन फिर उसी बीच रोशनी जो होती है ना कार में काफ़ी चीख चिल्ला रही होती है और उसकी आवाज़ वहाँ पर खड़े एक सीआरपी पुलिस वाले होते हैं उनके कान में पहुँचता है। तुरंत ही जैसे इधर मुकेश देखता तुरंत अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। तुरंत ही अपनी गाड़ी भगा लेता है। सिरफे वाले काफ़ी पीछा करते लेकिन उस गाड़ी को नहीं पाते। मुकेश काफ़ी हड़बड़ा जाता है और जब हड़बड़ा जाता ना तो मांडू के एरिया में पहुँचता। सुनसान जगह देखता हुए अपनी गाड़ी रोक लेता और पृथ्वीराज और साथ में मुकेश दोनों मिलकर जो होता गला दबाकर उसी समय रोशनी का गाड़ी में हत्या कर देते। हत्या करने के बाद उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ना 7 गार्ड पुड़िया के पास ले आते हैं। जो नदी होता है उसी के साइड में काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। रोशनी की बॉडी को वहाँ ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसी पत्थर से रोशनी का जो चेहरा होता है बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं। और जब उनको लगने लगता है रोशनी का पहचान कोई व्यक्त नहीं कर सकता तो इसी बीच होता वहीं मुकेश और साथ में पृथ्वीराज अपनी कार लेकर अपने घर वापस चले आते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आती है ना बिना पर पुलिस की जो टीम होती है ना इधर ईश्वर पटेल और साथ में मुकेश और साथ में जो था पृथ्वीराज तीनों को ले जाती है। वहाँ की कोर्ट में पेश करती थी। कोर्ट में इन तीनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यहाँ बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।